स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। तो हम लोग देख रहे थे हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। तो लेट मी जस्ट रिकॉल इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड, यानी हम जो पानी को आर्टिफिशियली अप्लाई करते हैं हमारे लैंड में ताकि मेरा क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा इरिगेशन। और उसी चीज़ को डील करता है ये सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को थ्रू आउट पढ़ना था। उसमें मेरा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट यूनिट था इरिगेशन एंड इंट्रोडक्शन एंड टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। तो आइए देखते हैं हम लोग का यूनिट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन एंड टेक्निक्स में हम लोगों को क्या क्या देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखेंगे कि मेरा इरिगेशन हम लोग क्यों करते हैं, यानी इरिगेशन का क्या क्या मेरा एडवांटेज होता है, इरिगेशन करने का क्या हमारा डिसएडवांटेज होता है, क्या क्या होते हैं मेरे टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हम लोग क्या क्या ओवरव्यू, अगर मैं बोल दूँ ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, यानी ओवरव्यू मतलब कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या हमारा को पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे advantages and limitations of irrigation, यानी इरिगेशन का क्या एडवांटेज होता है और क्या मेरा लिमिटेशन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरा टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन यानी मेरा इरिगेशन कितने टाइप का होता है। जो मेरा थर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज माई मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड यानी हम हमारे मतलब कि लैंड पे किस तरीके से हम इरिगेशन को करते हैं, तो वो हो गया हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मेथड ऑफ इरिगेशन में आपका टाइप भी यूज आएगा कि किस टाइप का इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं हमारे लैंड पे, वो हमारा आ जाएगा मेथड। तो इसीलिए इस तरीके से हमारा जो भी मैं बोलूँगी वो क्या को रिलेटेड रहेगा। तो आइए डिस्कशन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एरिड रीजन। कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। तो फर्स्ट जो मतलब हेडिंग है, फर्स्ट जो आप बोल दो, फर्स्ट जो टॉपिक है जो हम लोग को जानना जरूरी है, दैट इज माई एरिड रीजन। फर्स्ट इज एरिड रीजन। इसको हिंदी में आप बोलेंगे या फिर सिंपल वर्ड में अगर आप जानना चाहेंगे तो दिस इज माई ड्राई रीजन। ड्राई यानी एकदम सूखा हुआ जो मेरा लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिड लैंड, यानी एकदम सूखा हुआ। तो देखिए इसमें एक दूसरा चीज जो आपको जानना जरूरी है, दैट इज माई मेन क्रॉप एंड इंफीरियर क्रॉप। इंफीरियर क्रॉप, अब देखिए ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको मेन क्रॉप इंफीरियर क्रॉप जानना इसलिए जरूरी क्योंकि आपको एरिड रीजन और मतलब एरिड रीजन को आपको डिफाइन करने में आसान होगा। मेन क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं मेन क्रॉप्स जिसकी कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम लोग फसल का मतलब उपजाऊ करते हैं, यानी आप बोल देंगे क्रॉप्स, प्लांट्स, तो ये सब आ गया मेरा मेन क्रॉप्स में। प्लांट्स, क्रॉप्स, यानी हमारा जो वांटेड क्रॉप्स होता है वो होता है मेरा मेन क्रॉप्स। इंफीरियर क्रॉप्स क्या होता है आपका, जो कि आपका अनवांटेड क्रॉप होता है। अनवांटेड क्रॉप जैसे कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो क्या होता है, साथ ही साथ आपका बहुत जगह पे ग्रास भी निकल जाता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ अनवांटेड में आ गया। या फिर आप बहुत बार देखेंगे कि हमारे लैंड में वीड्स वगैरह की भी प्रोडक्शन हो जाती है, तो वो हो गया मेरा इंफीरियर क्रॉप। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अनवांटेड क्रॉप्स। अनवांटेड क्रॉप्स एग्जाम्पल आ गया मेरा वीड, ग्रास। अब देखिए ये चीज़ तो मैंने आपको बताया, इससे हम कैसे बोलेंगे मेरा एरिड रीजन पे किस तरीके से हम स्विच करेंगे। एरिड रीजन वो रीजन होता है, एरिड लैंड या फिर बोल दो एरिड लैंड वो लैंड होता है जिसमें कि हमें पानी की ज़रूरत है। ड्राई लैंड है क्योंकि ये क्या है कि इसमें हमें पानी की ज़रूरत है बोथ टाइप ऑफ क्रॉप के लिए, यानी मेन क्रॉप के लिए भी हमको पानी का सिंचाव करना पड़ेगा और मेरे इंफीरियर क्रॉप के लिए भी हमको पानी का सिंचाव करना पड़ेगा। यानी क्या है ये मेरा एरिड रीजन, क्या बहुत ही ज़्यादा ड्राई मेरा लैंड है। तो इसको आप हम लोग किस तरीके से डिस्कशन लिख सकते हैं हमारा कि द एरिया इन विच इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर मेन क्रॉप्स एंड इंफीरियर बोथ। द एरिया इन विच irrigation
is necessary for main crop as well as inferior crop। मेन क्रॉप और इंफीरियर क्रॉप क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये है मेरा मेन क्रॉप क्या होता है और मेरा इंफीरियर क्रॉप क्या होता है। तो ये समझ में आ गया, एरिड रीजन यानी बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ मेरा कोई लैंड। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो अवेलेबल मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल। ये भी बोल सकते हैं इस केस में कि देयर इज़ नो अवेलेबल मॉइस्चर इन द लैंड। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पानी तो बिल्कुल नहीं है इस टाइप के लैंड में। क्यों? क्योंकि हमने पानी मेन क्रॉप इंफीरियर क्रॉप दोनों के लिए डालना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे इस टाइप के लैंड में किसी भी तरीके की मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम दूसरा टाइप डेफिनेशन देखेंगे, दैट इज माई सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी ड्राई, यानी मेरा लैंड ड्राई है लेकिन इतना मतलब एरिड जितना ड्राई नहीं है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या होगा कि हमारे लैंड में थोड़ा बहुत मॉइस्चर क्या होगा इसमें प्रेजेंट होगा, और थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो हमें क्या करना होगा कि हमारे इंफीरियर के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ पानी का सिंचाव करना पड़ेगा हमारे मेन क्रॉप्स के लिए। तो इसको हम ऐसे टाइप को बोलेंगे सेमी एरिड रीजन। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द एरिया इन विच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेन क्रॉप्स ओनली, मेन क्रॉप्स ओनली। इंफीरियर कहाँ से? क्योंकि सेमी ड्राई है यानी कि इसमें क्या है थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो क्या कर रहा है वो मॉइस्चर मतलब लेकर हमारा जो इंफीरियर है वो खुद पर खुद ग्रो कर जा रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है एरिड और सेमी एरिड रीजन। अब हम लोग देखेंगे हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। आइए देखते हैं हमारा एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, यानी हम जब इरिगेशन कर रहे हैं तो उसके हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे हमारे एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। हेडिंग देती हूँ मैं अपना, एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। क्या क्या मेरा एडवांटेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपने लैंड पे इरिगेशन कर रहे हैं यानी क्या पानी का सिंचाव कर रहे हैं हमारे लैंड पे। हम पानी का सिंचाव करते क्यों? ताकि मेरा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ सके। तो सबसे पहला मेरा फायदा क्या होगा, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्यों? जितना ज़्यादा पानी हम देंगे उतना ज़्यादा मेरा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब देखिए, इंक्रीज हुआ क्रॉप प्रोडक्शन में, अगर जितना ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है उतना ज़्यादा वो बिकेगा, जितना ज़्यादा बिकेगा यानी हमारा जो फार्मर है, फार्मर किसको किसको बेचा, तो अल्टीमेटली फार्मर को क्या होगा, फायदा होगा। उससे क्या होगा, मेरा रेवेन्यू जनरेशन होगा। क्या? क्रॉप प्रोडक्शन अगर यील्ड हुआ तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि मेरा क्या होगा, रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या वो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंक्रीज इन रेवेन्यू जनरेशन, इंक्रीज इन रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड पॉइंट पे जब हम आते हैं कि क्या मेरा फायदा है, तो देखिए इरिगेशन करने के लिए मैंने क्या बोला था कि पानी को हम क्या करते हैं, हमारे डैम में या फिर कैनाल में हम स्टोर करते हैं, तभी उसी स्टोर्ड पानी को हम क्या करते हैं, हमारे इरिगेशन में यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोगों को हमारे कैनाल का या फिर डैम का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डैम का या कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि बहुत सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी,
लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी क्या होगा कि हम लेबर को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ये भी मेरा फायदा है कि लेबर, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस में क्या हो गया, कुछ कुछ लोगों को हमारे इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, इसी इरिगेशन के मतलब नाम पे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी मेरा जनरेट हो गया। तो इस पॉइंट क्लियर है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैनाल, या इसको लिख सकते हैं वाटर सप्लाई चैनल्स। वाटर सप्लाई चैनल्स का मतलब ऐसा चैनल जिससे कि हम पानी सप्लाई करते हैं हमारे लैंड पे। कोई भी चैनल बना देंगे, या तो डैम बोल दो या कैनाल बोल दो, मैंने वैसे कैनाल नाम दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि क्या हुआ, वाटर चैनल वगैरह हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चैनल कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लेबर को हमने एम्प्लॉयमेंट दे दिया। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं, जब पानी मेरा स्टोर्ड है, यहाँ पे मान लीजिए ये है मेरा डैम, ये है मेरा, एक सेकेंड, ये है मेरा डैम, इस तरीके का होता है डैम मेरा। इस एंड पे क्या करते हैं, हम पानी को स्टोर करते हैं, ये मेरा क्या होता है, पानी स्टोर्ड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर। तो ये स्टोर्ड वाटर में आपको पता होगा कि पानी से हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो स्टोर्ड पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसका ये भी फायदा हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये सब पॉइंट्स क्लियर है, क्या क्या मेरा एडवांटेजेस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे डिसएडवांटेजेस की, कि अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन तो आप लोग अभी सोच सकते हैं, सिर्फ मैक्सिमम आप लोग सोचते हैं कि इरिगेशन कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस है, आप इसमें और भी पॉइंट्स अपने दिमाग लगा के ऐड ऑन कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स मैंने बोल दिया आपको। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो, मेन इंपॉर्टेंट हो गया कि डिसएडवांटेजेस क्या हो गया। डिसएडवांटेजेस मेरा क्या होता है इरिगेशन का, यानी इरिगेशन करने की वजह से क्या क्या हमारे लॉस होते हैं, तो उस बारे में सोचिए थोड़ा, क्या क्या हो सकता है। हेडिंग देंगे डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। अभी मैंने क्या बोला कि हम स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, वाटर सप्लाई चैनल्स बनाते हैं, जैसे कि हम डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कैनाल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर मैंने मतलब हायर किया, उसको एम्प्लॉय किया, लेकिन उसको पैसा देने के लिए हमारे पास भी रेवेन्यू होना चाहिए। तो क्या हो जाता है उस केस में, और कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल होना चाहिए। तो उस केस में हमने क्या देखा कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सप्लाई चैनल्स इज वेरी हाई। ये मेरा डिसएडवांटेज है, लेकिन ये एडवांटेज में कैसे प्रूव होता है, क्योंकि क्या हुआ, हमने क्या किया, इनिशियली कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम उस पानी को लैंड में भेजे, लैंड में क्या हुआ, पानी भेजने से क्या हुआ, मेरी फसल उगी, फसल उगने से फिर हमने उसको बेचा और रेवेन्यू वहाँ से मेरा कंपनसेट हो गया, या रेवेन्यू उससे ज़्यादा आ गया। तो लेकिन लॉस में क्या हुआ, हम लोग उसको लिख सकते हैं कि द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई है, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है, ये मेरा कंपनसेट हो जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज की बात हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए आपने देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर्स हमारे क्रॉप में डालते हैं। फर्टिलाइजर्स होता है कि क्रॉप के प्रोडक्शन को मतलब इंक्रीज करने में हेल्प करता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि ग्राउंड है, जैसे ये मेरा है ग्राउंड लेवल, ये है मेरा ग्राउंड लेवल, तो आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर टेबल होता है। अब इस ग्राउंड वाटर टेबल का क्या यूज होता है कि जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हैंडपंप क्या होता है कि इसी ग्राउंड वाटर टेबल से हम पानी लेकर आते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं, निकालते हैं। तो ग्राउंड वाटर टेबल हमारा क्या होना चाहिए, ये मेरा जो वाटर टेबल होना चाहिए दैट शुड बी
प्योर। लेकिन हम जब मतलब आप बोल दो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे डाल रहे हैं, जब यहाँ पे हमने क्या किया, फर्टिलाइजर्स डाला, तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, सॉइल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, सॉइल में तो पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स क्या करता है, इस फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्ब करके मेरे ग्राउंड वाटर टेबल में मिक्स कर देता है। अब इस ग्राउंड वाटर टेबल में जब मेरा फर्टिलाइजर्स मिक्स हो गया, वो क्रॉप को तो हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, लेकिन उस केस में क्या किया कि ग्राउंड वाटर टेबल भी कुछ फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्ब कर लिए, और इस अब्जॉर्ब करने से क्या हो गया कि जो मेरा पानी हो गया ये मेरा इम्प्योर हो गया, और इस पानी को हम यूज़ करेंगे तो मेरा बहुत सारा वाटर बॉर्न डिजीजेस क्रिएट हो सकता है। तो ये मेरा एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो डिसएडवांटेज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीजेस development of water-borne diseases due to the application of fertilizers। ये हो गया। अब तीसरा आप सोचेंगे कि यूजुअली जब लैंड में हम पानी देते हैं तो आप देखते होंगे कि फ्लड यानी क्या होता है, लैंड में पानी इकट्ठा करके रख दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है कि ताकि वो सॉइल क्या करे, पानी को अब्जॉर्ब करे और मेरा रूट जोन उस पानी को अब्जॉर्ब कर सके। लेकिन इसके वजह से क्या होता है कि वाटर लॉगिंग होती है। पानी अगर अब ज़्यादा दे देंगे हमारे लैंड में जितना ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा वाटर लॉगिंग होगा। तो इसको ये भी मेरा डिसएडवांटेज हो गया, वाटर लॉगिंग ड्यू टू ओवर इरिगेशन। यानी अगर हमने इरिगेशन ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा पानी डाल दिया लैंड में, तो उस केस में क्या हो गया, मेरा वाटर लॉगिंग भी डेवलप हो गया। और अब देखेंगे आप लोग कि जहाँ पे पानी ज़्यादा लगा रहता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मतलब मॉस्किटोज भी वहाँ पे, या फिर मतलब मच्छर मक्खी कीड़ा वीरा वहाँ पे क्या होता है, उड़ता रहता है, तो वो भी डेवलपमेंट होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज ड्यू टू द वेट एंड मॉइस्ट सॉइल नियर बाई। ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज ड्यू टू वेट या फिर मॉइस्ट सॉइल नियर बाय। बहुत ही सिंपल है, आई डोंट थिंक इसको फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज माय टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो आइए देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इरिगेशन को। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। हम इसमें देखेंगे कि हम अपने इरिगेशन को कितने तरीके में क्लासिफाई करते हैं और उसका क्या एप्लीकेशन, उसका क्या यूज़ है, और उस मेथड का क्या मतलब किस तरीके से यूज़ करके हम इरिगेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इसका मैं ट्री फॉर्म पे बना देती हूँ। सबसे पहले इसका टाइप जो होता है, दिस इज माय सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन। दूसरा टाइप होता है माय सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, फ्लो इरिगेशन एंड दूसरा टाइप हो जाएगा लिफ्ट इरिगेशन। घबराइए मत, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। अब फिर से फ्लो इरिगेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्लो इरिगेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेरेनियल एंड फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन एंड फ्लड इरिगेशन। अब फिर से पेरेनियल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पेरेनियल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज माय डायरेक्ट इरिगेशन एंड स्टोरेज इरिगेशन।
डायरेक्ट इरिगेशन एंड स्टोरेज इरिगेशन। उसके बाद सब सरफेस को हम फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सब सरफेस हो गया नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन एंड आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। इतना तो बात हो गया। अब सबसे पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, ये मैंने क्या किया है, ये है मेरा ग्राउंड सरफेस। क्लियर है, ये है मेरा ग्राउंड सरफेस। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक प्लांट लगाया, यहाँ पे मैंने एक प्लांट लगाया, ये मेरा प्लांट है, ये है मेरा रूट जोन। अब इसमें इरिगेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बात ये करना है कि यहाँ पे हम इरिगेशन कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब हम पानी का सिंचाव मतलब ग्राउंड सरफेस पे करते हैं, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, पानी हमारे ग्राउंड सरफेस पे देते हैं। हम लोग पानी का सिंचाव कहाँ करते हैं, ग्राउंड सरफेस पे करते हैं। ग्राउंड सरफेस क्या करता है, इस पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और मेरा रूट जोन उस पानी को लेकर हमारे ग्रोथ में, मतलब यही रूट जोन जो पानी लेता है, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारा जो क्रॉप होता है वो ग्रो करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इरिगेशन, यानी सरफेस इरिगेशन यानी पानी का सिंचाव हम हमारे सरफेस पे कर रहे हैं। सरफेस यानी सरफेस ऑफ यानी लैंड, जो लैंड है, लैंड पे हम पानी का सिंचाव करेंगे तो हम बोलेंगे उसको सरफेस इरिगेशन। अब आप बोलेंगे फिर सब सरफेस, क्योंकि सरफेस इरिगेशन मैक्सिमम हमने देखा है। सब सरफेस क्या होता है, सब सरफेस क्या होता है, फिर से देखिए, ये है मेरा ग्राउंड सरफेस, ये है मेरा ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे लगा है प्लांट, ये है उसका रूट जोन। इसमें क्या होता है कि पानी का एप्लीकेशन जो होता है ये हम लोग हमारे ग्राउंड सरफेस पे नहीं करेंगे, सब सरफेस यानी सरफेस के नीचे। तो इस केस में पानी का जो एप्लीकेशन होता है वो हम लोग जो प्लांट होता है उसके रूट जोन पे पानी को अप्लाई करते हैं। पानी को अप्लाई जो करते हैं वो प्लांट के रूट जोन पे डायरेक्टली करते हैं। इसमें क्या होता है कि मेरा जो सरफेस होता है यानी जो ऊपरी परत होता है मिट्टी का, वो गीला नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं द टॉप सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट वेटेड विथ वाटर। इसमें क्या होता है, पानी जो है डायरेक्टली मेरे रूट जोन पे अप्लाई होता है। वो बोलेंगे कैसे होता है, तो वो हम लोग बात करेंगे। इस जो इसको मैंने डिवाइड किया है नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई ये हो कैसे रहा है। क्लियर है। उसके बाद अब देखेंगे, उसके बाद सरफेस के बाद जो होता है फ्लो इरिगेशन। इसको मैं भी शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है कि पानी जो है आपका किसी हायर लेवल पे अवेलेबल है, यानी ये जो पानी है इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जो मेरा पानी है, दिस इज माई पानी का लेवल। पानी को लेवल इस तरीके से दिखाते हैं कि ये मेरा पानी है, पानी का लेवल है हायर लेवल पे, और पानी को हमको क्या करना है, लोअर लेवल पे पहुंचाना है। दिस इज माय लोअर लेवल। यानी फ्लो इरिगेशन क्या हुआ, फ्लो कराना है। फ्लो किसी भी चीज़ करता है, किसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्लो करा रहा है, यानी क्या होता है, वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में होता है। ग्रेविटी क्या करता है, किसी भी चीज़ को नीचे खींचता है। तो फ्लो इरिगेशन में क्या हुआ कि पानी जो है हमारे पास किसी ऊपर लेवल पे हो और पानी हमको नीचे लेवल पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि हमारा टंकी क्या लगा रहता है, टॉप सरफेस पे लगा रहता है, यानी सबसे टॉप वाले फ्लोर पे लगा होता है, और वही टंकी का पानी हर फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे भी आता है। उसमें क्या हुआ कि हमारा टॉप लेवल हायर लेवल से पानी हमारा लोअर लेवल पे आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो इरिगेशन है जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया। उस टाइप के इरिगेशन को जहाँ पे पानी मेरा हायर लेवल पे अवेलेबल होता है और लोअर लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। या फिर आप बोलेंगे लिफ्ट इरिगेशन क्या हुआ। लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट यानी किसी चीज को ऊपर उठाना, किसी चीज को ऊपर उठाना इज लिफ्ट। तो इरिगेशन इसमें क्या होगा
कि इसमें क्या होगा कि मेरा जो पानी है, ये मान लीजिए ये है मेरा लोअर लेवल, तो पानी मेरा अवेलेबल है लोअर लेवल पे, पानी मेरा अवेलेबल है लोअर लेवल पे, और इसको हमको लेके जाना है हायर लेवल पे, इसको हमको लेके जाना है हायर लेवल पे। तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या कर रहे हैं, पानी को हम लोग लिफ्ट करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिफ्ट इरिगेशन। अब ये डायरेक्टली तो नहीं हो क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो सर्टेन मैकेनिकल डिवाइसेस इसके लिए हम लोग बनाते हैं ताकि हमारा इरिगेशन जो है, जो मतलब ये है, ये पानी मेरा लिफ्ट हो सके। और ये बेसिकली होता है ट्यूब, मतलब वेल इरिगेशन। वेल क्या होता है, ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है, वहाँ से हम जगह पानी खींच रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि मेरा लिफ्ट इरिगेशन। आइए इसको मैं इरेज करती हूँ, उसको हम लोग मतलब एक एक करके अच्छे से देखते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। उसके बाद में पेरेनियल ये सब के बारे में डिस्कशन करूंगी धीरे धीरे। सरफेस इरिगेशन आप लोगों को क्लियर हो गया, इसका मैं डायग्राम भी इरेज कर दे रही हूँ। सरफेस इरिगेशन क्या था कि पानी क्या था, पानी हमने क्या किया, हमारे टॉप सरफेस पे दिया ताकि मेरा जो लैंड है, ताकि मेरा जो क्रॉप है वो मेरा इरिगेट हो सके, तो हम लोग उसको बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन को क्या कर सकते हैं, टॉप सरफेस ऑफ द लैंड इज वेटेड विथ वाटर। सरफेस इरिगेशन, तो इसको लिख सकते हैं टॉप सरफेस of the land is wetted with water। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बनाया था, ये मेरा क्या था, ग्राउंड सरफेस था, ये मेरा प्लांट था, तो पानी हम कहाँ दे रहे हैं, टॉप सरफेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सरफेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये था मेरा सरफेस इरिगेशन का एग्जाम्पल मैंने दिया। सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं, ये होता है कि हमारे इंडिया में 70% ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड बाय सरफेस इरिगेशन। कि इंडिया में मोस्टली जो हमारा सबसे यूज जो होता है वो होता है मेरा सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन को हमने बाइफरकेट किया दो पार्ट में, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन में, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। तो अब बात करते हैं फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में मैंने क्या बोला था आपको कि वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल, दिस इज माई हायर लेवल, पानी यहाँ पे अवेलेबल है और इसको हमको पहुँचाना है लोअर लेवल पे, तो ये हमारा होता है फ्लो इरिगेशन। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल, वाटर इज अवेलेबल एट higher level and is required at lower level। ये भी लिख सकते हैं flow of water takes place due to gravity। मैंने क्या बोला, ग्रेविटी यानी ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे जा रहा है तो वो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। तो पानी ऊपर है, नीचे पहुंचाना यानी क्या हो रहा है, फ्लो किस वजह से हो रहा है, मेरे ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। फ्लो इरिगेशन के बाद हमने बात किया था लिफ्ट इरिगेशन के बारे में। लिफ्ट इरिगेशन में मैंने क्या देखा, लिफ्ट इरिगेशन में कि पानी कहीं लोअर लेवल पे अवेलेबल है, पानी क्या है, लोअर लेवल पे अवेलेबल है और इसको पहुंचाना है एक हायर लेवल पे। पानी कहाँ अवेलेबल है, लोअर लेवल पे, और हमको पहुंचाना है इसको हायर लेवल पे। तो क्या लिख सकते हैं, वाटर इज अवेलेबल एट लोअर लेवल एंड इज रिक्वायर्ड एट हायर लेवल। अब इसमें हम लोग देखेंगे फ्लो ऑफ वाटर क्या था, वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा था, और इसमें क्या होगा, फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू सम मैकेनिकल डिवाइस। फ्लो टेक्स प्लेस बाय मैकेनिकल डिवाइस, यानी कोई मैकेनिकल डिवाइस होना चाहिए जो कि पानी को ऊपर खींच सके। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है मेरा, वेल इरिगेशन।
वेल इरिगेशन क्यों? क्योंकि वेल क्या होता है, ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है, उससे पानी जब खींच के हम इरिगेट करेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं मेरा लिफ्ट इरिगेशन। अब देखिए फ्लो इरिगेशन को हमने फिर से बांटा था मेरा पेरेनियल इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन को मैंने फिर से बांटा था पेरेनियल इरिगेशन में। फ्लो इरिगेशन में पहला हम लोग देखेंगे पेरेनियल। नाम बहुत ही अजीब सुनाई भी दे रहा होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगी तो बहुत ही इजी लगेगा। पेरेनियल क्या होता है कि हमारा जब इरिगेशन होता है, इरिगेशन यानी क्या हुआ, क्रॉप जब ग्रो करता है सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, यानी जब क्या हुआ सोविंग से हार्वेस्टिंग का मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे ये मेरा लैंड है, लैंड पे हमने क्या किया इनिशियली कि सीड को हमने लगाया, तो इसको बोलते हैं सोविंग। एक टाइम हुआ, फिर धीरे धीरे मेरा क्या हुआ, प्लांट ग्रो करना शुरू किया। जब फुल ग्रो हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक यानी फुल ग्रोथ, सोविंग से हार्वेस्टिंग क्या हुआ मेरा, इस टाइम के बीच में क्या हुआ, मेरा प्लांट का फुल ग्रोथ हुआ या फिर क्रॉप का क्या हुआ, फुल ग्रोथ हो गया। तो इस थ्रू आउट पीरियड में जब मेरे पास पानी का जो सप्लाई है वो थ्रू आउट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी पूरे टाइम पे मेरे पास जब पानी अवेलेबल है इरिगेशन के लिए तो उसको हम बोलते हैं पेरेनियल इरिगेशन। यानी मतलब बीज लगाने से लेके क्रॉप के काटने तक पूरा ग्रोथ हुआ। इस पूरे ग्रोथ पीरियड में हमारे पास क्या है कि हमारा पानी जो है हमेशा अवेलेबल है, कि किसी भी टाइम पानी रिक्वायरमेंट है तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ पानी मेरा लैंड में जाता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेनियल इरिगेशन। तो पेरेनियल इरिगेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर इज ऑलवेज अवेलेबल, कांस्टेंट and continuous source of water is always available for irrigation of crop throughout its क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या हुआ, जहाँ से हम क्रॉप को लगा रहे हैं और जहाँ से मतलब मैंने बीज लगाया से लेके हार्वेस्टिंग तक, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप पीरियड। कि पानी का सोर्स जो है कंटिन्यूसली और मेरा कांस्टेंट कंटिन्यूस फ्लो हमेशा अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे फिर मेरा दूसरा क्या था, फ्लड इरिगेशन क्या है। फ्लड इरिगेशन क्या है, इसको मैं इरेज करती हूँ। फ्लड से नाम से समझ में आ रहा होगा फ्लड क्या होता है। फ्लड कब आता है, जब क्या होता है कि पानी जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, पानी मेरा क्या होता है स्टोर हो जाता है लैंड पे, तो उसको बोलते हैं कि फ्लड आ गया। फ्लड नाम से समझ में आ रहा होगा कि इरिगेशन में हम उसी टाइप का ही करते हैं। इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं फ्लड इरिगेशन में, कि आप देखते होंगे कि लैंड को क्या करता है कि लैंड में पानी का सिंचाव जो होता है, एक मतलब लैंड को क्या करता है, हम लोग यूजुअली आप देखते होंगे कि पानी से भर देता है हमारे लैंड को, ताकि मेरा जो लैंड है वो हमेशा पानी से भरा रहे। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लड आ चुका है, तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं हम लोग फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन से मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मान लीजिए ये है आपका एक लैंड में क्या आप देखते हैं कि इस तरीके से मिट्टी को उठाया रहता है, फिर यहाँ पे क्रॉप लगाते हैं, फिर मिट्टी उठाते हैं, फिर यहाँ पे पानी भरते हैं, फिर यहाँ पे मिट्टी उठाते हैं, फिर पानी भरते हैं। ये एक 3D व्यू बता रही है, इसका प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मिट्टी उठाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रॉप लगा देते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप का मिट्टी उठा रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे देखते होंगे कि पानी भरा रहता है मेरे लैंड में। सिमिलरली यहाँ पे भी पानी भरा रहता है, और हर रिज पे हम क्या करते हैं कि क्रॉप को हम लोग लगाते हैं। तो इस टाइप के इरिगेशन को बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन क्यों, क्योंकि मेरा क्या होता है कि पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होता इस केस पे। पेरेनियल में क्या था कि पानी थ्रू आउट मेरा क्रॉप पीरियड में अवेलेबल था, तो कंटिन्यूअस सप्लाई था। बट फ्लड इरिगेशन में क्या हो गया कि मेरा जो पानी है वो सर्टेन टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल है, सर्टेन टाइम के लिए अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे लैंड को कंप्लीटली पानी से भर देते हैं। अब पानी मेरा लैंड मतलब पानी जो है मेरे लैंड में भर गया, तो
तो क्या हो गया, कुछ पानी क्या करेगा मेरा सॉइल अब्जॉर्ब कर लेगा, सॉइल अब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा कि वही पानी क्या करेगा मेरा रूट जोन अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से मेरा इरिगेशन होता रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। क्लियर है? फ्लड इरिगेशन को हम लिख सकते हैं वाटर इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, water is available for limited period of time and the land is completely submerged with water। submerged with water। ये चीज़ क्लियर है? ये भी देखेंगे कि वाटर इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं फ्लड इरिगेशन इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे बरसात आई, बरसात आने से भी क्या होता है कि लैंड में पानी इकट्ठा हो गया, तो उसको भी हम लोग इरिगेशन मतलब कि फ्लड इरिगेशन का नाम दे सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमारा पेरेनियल मतलब फ्लो इरिगेशन का पार्ट था मेरा फ्लड एंड पेरेनियल। तो पेरेनियल में हमने क्या देखा कि पानी क्या हुआ, पानी मेरा सर्टेन टाइम मतलब कंटिन्यूसली अवेलेबल है, और फ्लड में क्या हुआ कि पानी मेरा लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, इसलिए पानी को स्टोर करके रख लेते ताकि मेरा क्रॉप जो है अपने प्रोडक्शन में अपने मतलब थ्रू आउट क्रॉप पीरियड में उस पानी को अब्जॉर्ब करके और मेरा क्रॉप जो है ग्रो कर सके। अब जो हम लोग फ्लो मतलब हमने देखा था कि पेरेनियल को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया था, डायरेक्ट एंड स्टोरेज इरिगेशन। पेरेनियल को फिर से हमने डिवाइड किया था, पेरेनियल को हमने फिर से डिवाइड किया था डायरेक्ट इरिगेशन एंड स्टोरेज इरिगेशन। पेरेनियल फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं रिकॉल करना चाहती हूँ, पेरेनियल क्या था कि पानी मेरा थ्रू आउट अवेलेबल है इरिगेशन के लिए। तो उसमें डायरेक्ट इरिगेशन कैसे मैं बोल सकती हूँ, डायरेक्ट इरिगेशन कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा एक कोई भी वाटर स्ट्रीम है जो कि फ्लो कर रहा है, कोई भी वाटर स्ट्रीम है जैसे कि आप मान लीजिए कैनाल ही है, इसमें पानी मेरा फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक डाइवर्टिंग स्ट्रक्चर लगा देंगे, कोई भी एक डाइवर्टिंग स्ट्रक्चर लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी का फ्लो रुक गया और यहाँ से हम पानी को डाइवर्ट करके हमारे लैंड में पहुँचा देंगे। ये है मान लीजिए मेरा लैंड, तो पानी में डाइवर्टिंग स्ट्रक्चर लगा दिए, यानी क्या हुआ, पानी यहाँ से मुड़ के फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा और इस डायरेक्शन में क्या हुआ, मेरा लैंड है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट इरिगेशन कि मैंने अपने मतलब कोई भी एक फ्लोइंग वाटर सोर्स से एक मैंने डाइवर्टिंग स्ट्रक्चर लगाया और वहाँ से पानी मैंने लैंड में फ्लो करा दिया। ये किसका पार्ट है, पेरेनियल का। पेरेनियल में मैंने क्या बोला था कि पानी जो है एनी टाइम अवेलेबल होता है मेरे इरिगेशन में। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फ्लो होने से क्या हुआ कि पानी का फ्लो हमेशा मेरे लैंड में रहेगा। समझ में आ गया डायरेक्ट इसको आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं कि पानी का जो है मतलब अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगा मेरे लैंड में। इस टाइप का हम इरिगेशन को बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन। तो वाटर इज डाइवर्टेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम बाय द यूज ऑफ डाइवर्टिंग स्ट्रक्चर। वाटर इज डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम by the use of diverting structures. By the use of diverting structures. क्लियर हो गया फिर आपको डायरेक्ट इरिगेशन। अब पेरेनियल में फिर से मैंने एक और पार्ट में उसको डिवाइड किया था स्टोरेज इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन में क्या हुआ कि पानी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डैम्स में। या तो हम पानी को स्टोर कर रहे हैं मेरे डैम्स में, क्या हो मैंने क्या बोला, पानी यहाँ पे स्टोर रहता है, या फिर हम एक कैनाल बना के मेरे पानी को स्टोर कर रहे हैं और फिर इस स्टोर्ड वाटर से हम
पानी को क्या करेंगे, लैंड तक, इसी स्टोर्ड वाटर को हम पानी लैंड तक पहुंचाएंगे और उस पानी से हम इरिगेशन करेंगे, तो उसको बोलेंगे स्टोरेज इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन क्यों बोले? स्टोरेज, मैं क्या बोलती हूँ हमेशा कि सिविल इंजीनियरिंग में जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो जो उसका नाम होता है वही डिफाइन कर देता है उसके प्रॉपर्टी को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, कि मेरा नाम से ही पता चल रहा है आपको। कुछ भी चीज़ देख लीजिए, जैसे फ्लड इरिगेशन की मैंने बात की। फ्लड इरिगेशन, फ्लड क्या होता है? पानी जब आके लैंड में भर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड, वो मेरा टाइम होता है फ्लड का। फ्लड में तो इसमें भी क्या हुआ, पानी हमने क्या किया है, भर के हमारे लैंड में छोड़ दिया, तो उसको हम लोग कैरेक्टराइज कर दिए मेरे फ्लड इरिगेशन में। डायरेक्ट इरिगेशन यानी जो मेरा पानी फ्लो कर रहा है उसे डायरेक्टली हम डाइवर्ट करके लैंड में फ्लो करवा दिए, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन यानी हम पानी को पहले स्टोर कर रहे हैं फिर उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टोरेज इरिगेशन। वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर यूजिंग डैम एंड द स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। वाटर इज stored in the reservoir by dam, and that stored water is further used for irrigation। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। मैंने मतलब जो मैंने सरफेस इरिगेशन में जितना भी पार्ट्स था उसको क्लियरली डिस्कस कर दिया। हर एक डिस्कशन को मैंने क्या किया, आपको डायग्राम बना के भी दिखा दिया। बुक भी पढ़ने जाएंगे तो बुक में क्या होता है कि एक बेसिक डेफिनेशन दे देता है, अब आप उसको कोरिलेट करने में बहुत ही आसानी होती है। इसलिए मैं जो बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ताकि डायग्राम के साथ अगर आपको कुछ बोला जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। अब हम लोग आते हैं हमारे, ये था मेरा सरफेस इरिगेशन। अब हम लोग आएंगे मेरे सब सरफेस इरिगेशन पे। हमने टाइप्स ऑफ इरिगेशन को दो पार्ट में बांटा था। सरफेस इरिगेशन क्या था, जब हम पानी का सिंचाव हमारे लैंड पे डायरेक्टली कर रहे थे तो उसको बोले थे सरफेस इरिगेशन। जब लैंड पे डायरेक्टली कर रहे थे उसको बोल रहे थे सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन को फर्दर बाइफरकेट किया है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे इसका क्लासिफिकेशन किया है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन में। जो सेकंड है मेरा सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन छोटा सा रिविजन है। ये मैं क्या बोली थी यहाँ पे, मान लीजिए ये है आपका ग्राउंड सरफेस, ये है आपका ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे लगा है एक प्लांट, ये है इसका रूट जोन। तो पानी कहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो पानी हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली, वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन। तो इसमें क्या हो रहा था कि हम हमारे पानी को टॉप सरफेस पे नहीं दे रहे थे लैंड के, हम मतलब मिट्टी जो है टॉप सरफेस का वो गीला नहीं हो रहा था, तो उसको बोले थे सब सरफेस इरिगेशन। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन दिस टाइप द वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट। In this type water is applied directly to the root zone of the plant। मैं कुछ अलग से नहीं लिखती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं समझाती हूँ उसी को फिर अपने वर्ड्स में लिखती हूँ। जो मैंने बोला, जो भी मैं प्रोसेस समझाती हूँ उसी को फिर मैं डिफाइन करती हूँ। एग्जाम में भी यही पूछता है, अगर इसे एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपको समझ है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिगर इसलिए मैं बोलती हूँ बना देना चाहिए, क्योंकि फिगर आप समझ भी लेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया यानी आप उसको लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो यहाँ पे हो गया सब सरफेस इरिगेशन। और इसमें एक और चीज़ मैंने क्या बोला था कि टॉप सर्फेस ऑफ द लैंड इज नॉट वेटेड। टॉप सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट वेटेड। ये चीज़ क्लियर है सब सरफेस इरिगेशन का। अब सब सरफेस इरिगेशन तो समझ में आ गया कि ये है। अब सब सरफेस इरिगेशन हम करते कैसे हैं, उसके लिए मैंने दो तरीका आपको बताया था, आर्टिफिशियल सब सरफेस एंड नेचुरल सब सरफेस। तो आइए बात करते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन की। आइए बात करते हैं हमारे नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन की। नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन।
ये क्या है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। इस सब सरफेस इरिगेशन कैसे होता है, तो ये है मेरा ग्राउंड लेवल, ये है मेरा ग्राउंड लेवल। अब इसमें क्या किए, हम इसमें खड्डा खोद कर हमारा कैनाल बना लिए, खड्डा खोद के कैनाल बना लिए। तो ये क्या हुआ, ये मेरा अनलाइंड कैनाल है। अनलाइंड कैनाल क्या होता है, जो ऐसा कैनाल जो कि हमारा सॉइल अर्दन मटेरियल से बना होता है, उसको बोलते हैं अनलाइंड कैनाल। तो ये किस चीज़ से बना होगा, अर्दन मटेरियल, यानी कि सॉइल से, रॉक से। क्या किए, जो हम ग्राउंड सरफेस में खड्डा खोद दिए हमारा कैनाल, इसमें मतलब कि खड्डा खोद दिए, तो वो मेरा हो गया अनलाइंड कैनाल। अब उसमें हम लोग क्या किए कि हम लोग इसी कैनाल में पानी को स्टोर कर दिए। अब क्या हुआ इससे, क्योंकि क्या है, अर्दन मटेरियल से बना है, कोई भी अगर सॉइल है, सॉइल का क्या टेंडेंसी होता है कि वो पानी को क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी होगा सीपेज, यहाँ से सीपेज मतलब आई गेस आप लोग समझते होंगे कि पानी रिसना, सीपेज को बोलते हैं रिसना। तो पानी क्या हो रहा है, यहाँ से सीपेज हो रहा है, सीपेज लिख भी सकते हैं, सीपेज ऑफ वाटर। सीपेज ऑफ वाटर होने से क्या हुआ कि ये सब मिट्टी जो है यहाँ पे ये हो गई मेरी गीली। अब इस केस में अगर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमने एक प्लांट को कर दिया ग्रो, यहाँ पे कर दिया हमने एक प्लांट को ग्रो। अब इस केस में क्या होगा कि ये जो मिट्टी गीला हुआ है, ये जो सीपेज हुआ है, यही वाटर यूज करके मेरा जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। तो ये पानी कहाँ अब्जॉर्ब करेगा, तो ये पानी अब्जॉर्ब होगा मेरे सॉइल के रूट जोन में। ये पानी कहाँ अब्जॉर्ब होगा, तो ये पानी होगा अब्जॉर्ब मेरे रूट जोन में। इसमें क्या देखा कि हमने क्या किया, जो इरिगेशन वाटर है, जो मेरे पानी दे रही हूँ, ये लैंड पे नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि यही जो पानी जो सीपेज हुआ, ये फ्लो हो गया मेरे रूट जोन तक। और रूट जोन क्या करता है, मेरा कैपिलरी एक्शन से पानी को लेता है। कैपिलरी एक्शन इज व्हाट, मतलब फ्लो ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये उसको प्लांट को पूरे मतलब स्टेम्स में, लीव्स में देता है, ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन, क्रॉप का फुल ग्रोथ हो सके। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सबसर्फेस इरिगेशन। नेचुरल मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें हम अलग से पानी नहीं दे रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस इसीलिए कि कैनाल ये सब तो आप खुद से ही बनाते हैं, कहीं कहीं पे अर्दन कैनाल क्या होता है, आप खुद से डिजाइन करते हैं। तो उस पानी को लेकर हमारा जो क्रॉप ग्रो कर गया, उसको बोलते हैं नेचुरल सबसर्फेस इरिगेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि टॉप सरफेस पे पानी जो है हमने नहीं डाला, यहाँ पे टॉप सरफेस ऑफ लैंड इज नॉट इरिगेटेड। क्लियर हो गया सब सरफेस को किस तरीके से कोरिलेट हो रहा है, क्लियर हो गया। अब इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे अपने वर्ड्स में, तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, टॉप सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट वेटेड, द सीपेज ऑफ वाटर, the seepage of water from the canal is used by the root zone of plant for their growth। और एक और चीज देख रहे हैं इसमें हम लोग कि टॉप सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट वेटेड। ये भी क्लियर हो गया कि टॉप सरफेस मेरा वेट नहीं हो रहा है, सीपेज का पानी यूज हो रहा है मेरे प्लांट के ग्रोथ में। अब ये हो गया नेचुरल सबसर्फेस की बात। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल, फिर क्या होता है। ये था नेचुरल, अब देखेंगे आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल क्या होता है, मैन मेड। इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल का कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं जिससे कि पानी को हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन। इस केस में क्या होगा, देखिए सपोज ये है मेरा ग्राउंड सरफेस, ये है मेरा ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे मैंने किया है क्रॉप का ग्रोथ। आर्टिफिशियल सबसर्फेस, इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक परफोरेटेड पाइप का कंस्ट्रक्शन करेंगे
ग्राउंड लेवल के, ग्राउंड मतलब ये क्या मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे हम एक परफोरेटेड पाइप का कंस्ट्रक्शन करेंगे। परफोरेटेड पाइप क्या होता है? ऐसा पाइप जिसमें कि छेद हो। तो अब क्या होगा, जैसे कि ये परफोरेटेड, ये मेरा पाइप है जो ग्राउंड के नीचे बिछा हुआ है, ठीक है। ये मेरा कैसा है, इस कंफ्यूज मत होइएगा, ये था मेरा सरफेस का, इसको भी इरेज कर देती हूँ। अब देखिए इस में हम क्या किए, ये वाले, ये जो एक पाइप बिछा दिया हमने ग्राउंड सरफेस के नीचे, इस पे हम लोग करवा रहे हैं पानी पास, पानी पास करवा रहे हैं। अब मैंने क्या बोला कि इसमें क्या है, मेरे इस पाइप में जो है मेरा छेद, इस पाइप में क्या है कि मेरा छेद है। तो क्या हो गया, पानी क्या करेगा, यहां से मेरा फ्लो करना स्टार्ट करेगा, पानी इस छेद से बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अब क्या हुआ इसमें, फिर से देखिए कि पानी जब पास किया तो पानी मेरा परफोरेटेड पाइप से जो है निकल गया, और यही पानी फिर क्या करेगा, मेरा रूट जोन के पास जाएगा। रूट जोन फिर से इस पानी को अट्रैक्ट कर लेगा मेरा, और मेरा इरिगेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मैंने आर्टिफिशियल क्यों बोला, क्योंकि वो क्या था, नेचुरल था, क्योंकि उसके लिए हम कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे। इसको मैंने आर्टिफिशियल इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हम पाइप बिछा रहे हैं, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको हम एक प्रॉपर इसका एक सेटअप बना रहे हैं, तो इसीलिए आर्टिफिशियल, क्योंकि ये मैन मेड है प्रोसेस है, और इस मैन मेड प्रोसेस से हम इरिगेशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन। अब बोलेंगे मैम ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, आर्टिफिशियल क्यों कर रहे हैं, वो तो कितना अच्छा फ्लड इरिगेशन था। ये हम लोग इस केस में कर रहे हैं जहाँ पे मेरा, जैसे आप राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में क्या होता है कि पानी की स्कार्सिटी होती है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे तो आपको पॉसिबल नहीं है ना कि आप पूरा फ्लड कर दो लैंड को, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है फ्लड करना। तो वहाँ पे हम इस टाइप के इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, स्कार्सिटी, यानी यहाँ पे क्या हुआ, पानी मतलब पानी हमने क्या किया कि डायरेक्टली रूट जोन को प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें क्या आपको फायदा क्या हुआ, पानी इसीलिए बच रहा है। पहली बात तो कम पानी का एप्लीकेशन हो रहा है लैंड पे, कम पानी का एप्लीकेशन हुआ और वही पानी मैंने रूट जोन ऑब्जॉर्व कर लिया। दूसरा ये फायदा है कि ग्राउंड सरफेस पे जब भी पानी रहता है, ग्राउंड सॉइल पे रहता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा आप सुनोगे इवापोरेशन लॉसेस, यानी क्या होता है इवापोरेशन लॉसेस, क्या होता है पानी जो है वो वेपर फॉर्म में जाके वेपर फॉर्म में निकल जाता है, तो वो हो गया इवापोरेशन लॉसेस हो गया। तो इसमें क्या हुआ, मेरा पानी क्योंकि ग्राउंड सरफेस के नीचे है तो यहाँ पे इवापोरेशन लॉसेस नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है, पानी में होता है मेरा सीपेज लॉस। सॉइल में क्या होता है, सॉइल अगर जैसे कि आप सैंडी सॉइल ले लो या फिर कोर्स पॉइंट सॉइल ले लो, तो उसके बीच में क्या होता है, मेरा वॉइड्स ज़्यादा होता है। वॉइड्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो मेरा सीप हो जाता है और बहुत सारा मेरा उसमें भी लॉसेस हो जाता है। तो इस केस में क्या है, हम दोनों के दोनों लॉसेस से बच सकते हैं। इसीलिए जितना पानी भी हम अप्लाई करेंगे वो मैक्सिमम जो है प्लांट अपने ग्रोथ में यूज कर लेगा। तो ये हो गया, ये एग्जांपल था मेरा सब सरफेस। ये तो मैंने बात किया किस तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेसिकली था मेरा सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इन दिस टाइप परफोरेटेड पाइप्स आर इंस्टॉल्ड बिलो द ग्राउंड सरफेस। In this type perforated pipes are installed below the ground surface। ठीक है, परफोरेटेड पाइप ये क्या है मेरा, दिस इज माई परफोरेटेड पाइप। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये है मेरा परफोरेटेड पाइप। परफोरेटेड यानी छेदित किया हुआ, परफोरेटेड यानी छेदित। ठीक है, और इसके बाद ये लिख सकते हैं इंस्टॉल विद द ग्राउंड सरफेस एंड द सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम दिस परफोरेटेड पाइप, द सीपेज of water from these perforated pipes are used by the plant for their growth,
तो आई होप जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन था ये क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ इरिगेशन को मैंने सरफेस सब सरफेस में मतलब डिवाइड किया, सरफेस को फिर से मैंने बाइफरकेट किया था डिफरेंट पार्ट्स में। ये हम लोग बात कर रहे थे हमारे आर्टिफिशियल मतलब सब सरफेस इरिगेशन का। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माई मेथड ऑफ इरिगेशन। दैट इज माई मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन क्या बोलता है कि ये जो आपने टाइप्स पढ़ा, जो भी आपने टाइप्स पढ़ा, इसका इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से इरिगेशन करते हैं। ये जो टाइप्स हमने देखा इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम इरिगेशन को अचीव करते हैं हमारे लैंड में। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना होता है कि हमारा लैंड को इरिगेट करना होता है। हमारे लैंड को यानी जो मेरा खेत होता है उसको हम लोग को इरिगेट करना पड़ता है। तो उसको हम किस तरीके से इरिगेट करते हैं। तो पहला होगा मेरा मेथड, ये हम लोग लिख सकते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन। तो पहला मेथड आप देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लडिंग या फिर ऑर्डिनरी फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग, इसी को आप ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं। इसी को आप अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। आप बोलेंगे ये क्या होता है, तो इसको मैं एग्जांपल आपको दूंगी एक लैंड का डायग्राम बना के। जैसे कि अभी तक बात हुई थी कि मतलब हमने डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया, रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन किया, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं फर्दर हम लोग वियर्स मतलब डाइवर्टिंग स्ट्रक्चर बना के हमारे लैंड तक पहुंचाते हैं। अभी तक हमने ये नहीं बात किया कि फिर लैंड में कैसे सिंचाव करते हैं। हम लोग पानी को लैंड तक लेकर आए, अब फर्दर लैंड में जब पानी आ गया तो वो वाले पानी को हम लैंड में किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका एफिशिएंट यूज हो सके और वो पानी मेरा क्रॉप को यूज कर सके। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। तो पहला मेथड ऑफ इरिगेशन है दैट इज माई फ्री फ्लडिंग। तो जैसे कि एक लैंड है आपका, एक आपका है ये लैंड, समझ लीजिए ये है आपका एक लैंड है। इसमें क्या किया आपने, एक डिच बना दिया। डिच यानी कि खड्डा, इसको बोलेंगे प्राइमरी डिच। मेन खड्डा आपने बना दिया, प्राइमरी डिच बना दिया। प्राइमरी डिच से क्या किया हमने, पानी को फ्लो करवा दिया। प्राइमरी डिच बना दिया और पानी को फ्लो करवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्राइमरी डिच से एक हम सब्सिडियरी डिच बनाएंगे, यानी इसका ब्रांच, समझ लीजिए आप, इसका हमने ब्रांच बना दिया। इसको बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं सब्सिडियरी डिच। सब्सिडियरी डिच, इसको सेकेंडरी डिच भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम अलाइनमेंट में हो कि ये यहाँ है दूसरा वाला बीसी अलाइनमेंट में हो, कैसा भी अलाइनमेंट हो सकता है इसका। अब देखिए पानी जब यहाँ से पास कर रहा था, यहीं से एक मैंने यहाँ पे खड्डा बनाया, उसी को ज्वाइन करते हुए दूसरा खड्डा बना दिया। कुछ पानी क्या होगा, यहाँ पे भी फ्लो करना शुरू करेगा, कुछ पानी इसमें फ्लो करेगा, कुछ पानी क्या होगा इसमें मेरा फ्लो करेगा। अब देखिए जो मेरा क्रॉप्स है वो यहाँ पे मैंने लगा रखा है। क्रॉप्स जो है यहाँ पे मैंने लगा रखा है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो पानी पास हो रहा था यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ओपनिंग बना देंगे। ओपनिंग बना देंगे यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं ओपनिंग। ओपनिंग, ओपनिंग से क्या होगा कि मेरा जो पानी है यहाँ जो फ्लो हो रहा था यहाँ से निकल जाएगा और मेरे लैंड तक पहुँच जाएगा। क्लियर हुआ कैसे, यहाँ से एक खड्डा था, हमने दूसरा खड्डा बना दिया, उस खड्डे में मैंने यहाँ पे ओपनिंग बना दिया। वो ओपनिंग क्या हो गया कि मेरे पानी को पानी पास करेगा ताकि मेरे इस क्रॉप पे जाके मेरा पानी लग सके। सेम यहाँ पे भी हम इसी तरीके की ओपनिंग बना सकते हैं, इसी तरीके का ओपनिंग हम यहाँ पे भी बना सकते हैं।
ओपनिंग से क्या होगा कि मेरा पानी जो है वो क्रॉप तक पहुंचेगा। ये चीज़ क्लियर हो रहा है? ओपनिंग का हम लोग क्यों दे रहे हैं, सेम आप डायग्राम यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग फ्री फ्लडिंग या फिर ऑर्डिनरी फ्लडिंग या अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग आप बोलेंगे। क्यों बोले, ये आपको समझ में आ गया मेथड कि किस तरीके से हमने हमारे लैंड में, मतलब कि लैंड को किस तरीके से डिवाइड किया ताकि मेरे हर क्रॉप तक पानी पहुंच सके। इसको हम लोग फ्री फ्लडिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा जो पानी क्या है कंटिन्यूअसली आ रहा है। फ्लडिंग मतलब क्या, मैंने बोला था फ्लडिंग क्या होता है कि खड्डा बना के उसमें पानी को हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे इसका अगर हम 3D प्रोजेक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके, ये लैंड है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक खड्डा है, समझ रहे हैं, ये खड्डा बना हुआ है और इस खड्डे में क्या हो रहा है कि मेरा पानी जो है वो स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ पास हो रहा है, इसका आप प्रोजेक्शन करेंगे तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने लैंड को इस तरीके से हमने डिवाइड किया मेरे प्राइमरी डिच और सेकेंडरी डिच में, और उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे ओपनिंग दे दिया और उस ओपनिंग से क्या कर रहे हैं हमारे क्रॉप्स में पानी दे रहे हैं ताकि मेरा क्रॉप जो है वो ग्रो कर सके। इसको हम लोग फ्री फ्लडिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा क्या है कंटिन्यू पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू पानी फ्लो हो रहा है और इसमें मेरा पानी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्री फ्लडिंग या फिर कंट्रोल फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग। दूसरा चीज़ आप इसमें ये देखेंगे कि ये मेरा जो अलाइनमेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डिच पर है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक सेम अलाइनमेंट में, उसका अलाइनमेंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ आपको ये देखने की होगी जो आपको बहुत सारे बुक्स में नहीं देखने को मिलता है कि ये हम हमारे रोलिंग लैंड पे यूज़ करते हैं। रोलिंग लैंड यानी जैसे ऊपर खाबर कोई भी लैंड आपका है, ज़रूरी नहीं हमारा लैंड क्या होता है, खेत क्या होता है, एक लेवल पे होता है। जैसे मान लीजिए रोलिंग लैंड जो ऊपर खाबर है, हिमालयन रीजन पे जो लैंड होता है वो क्या होता है, रोलिंग, यानी उसका कोई भी लेवलिंग नहीं होता है। उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अनकंट्रोल्ड है, इसी वजह से पानी, मैंने जब बोला कि जब हम पानी जब लैंड पे देते हैं हम क्या किए, फ्लडिंग यानी पानी को भर के छोड़ दिए। भरने से क्या हुआ कि मेरा जो लॉसेस हो रहा है इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लॉसेस क्या क्या होते हैं मेरे, इवापोरेशन लॉसेस एंड माय सीपेज लॉसेस। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा और मतलब सीपेज और मेरा इवापोरेशन दोनों का दोनों लॉस टेक प्लेस कर रहा है। वह बोलेंगे कि ऐसा हम लोग किस टाइप के क्रॉप में यूज़ करते हैं, तो ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेरे क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स को, जो ऐसा क्रॉप्स जो कि मेरा साथ साथ एक साथ बगल बगल में जैसे उग सकता है, जैसे कि आप बोल लेंगे राइस या वीट, तो वो सब क्या एग्जाम्पल होते हैं मेरे क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स के। तो ये मेरा हमारा क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे कि जो ऐसे क्रॉप्स जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं पटाटो बोल दें, राबिश बोल दे, वो जो अंडरग्राउंड होते हैं उसको क्या होता है, सम डिस्टेंस चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, तो वैसे क्रॉप्स का यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ये तो मैंने जस्ट आपको एक मेथड बनाया, इस तरीके के बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि और कौन कौन सा हम फर्दर किस किस तरीके से हमारे लैंड को इरिगेट करते हैं। तो एक प्रोसेस था, बहुत सारा तरीका होता है, टोटल 7 मेथड होते हैं। उसमें मेरा सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन एंड ओवरहेड इरिगेशन सारा का सारा उसमें इंक्लूडेड होता है। तो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी, जो कि आपको आपके प्ले स्टोर पे भी दिखेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।